पारस। अज़मीरा अहमद, किस्त नंबर 16। कमरे में मध्यम रोशनी थी, लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी जो फैजान के चेहरे को चमका रही थी। वो तवज्जो और ध्यान से स्क्रीन पर कुछ पढ़ रहा था। वक्फे वक्फे से साइड हिलाता जैसे समझ आ रही हो। फिर इसने चंद बटन दबाए, प्रिंटर से आवाजें आनी जू जू की आवाज के साथ चंद कागजात प्रिंट होकर निकले। इसने एक के बाद एक इनको फिर से पढ़ा और एक तल्ख मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई। इसने फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। सवेरा आपा, आप ठीक थी? तनवीर भाई कहीं ना कहीं मुलविस है। वह इन कागजात को पढ़ता कह रहा था। क्या मतलब? और तुम्हें कैसे पता? वो जैसे उठकर बैठ गई। रिजवान भाई की मौत से अगली दोपहर पारस ने अपने और भाई जी के मुश्तरका अकाउंट से एक भारी रकम निकलवाई और इस दिन वह रकम तनवीर भाई के अकाउंट में मुंतकिल की गई। मैंने इस अकाउंट नंबर को चेक किया है जिसके नाम की डिपॉजिट स्लिप मुझे मिली है। ये तनवीर भाई का अकाउंट नंबर है। ओह, मगर तुम्हें डिपॉजिट स्लिप कहाँ से मिली? पारस के साथ काम करता हूँ और इसकी चीजों तक रसाई इतनी मुश्किल भी नहीं है। वो फिर से लैपटॉप पे कुछ बटन दबा रहा था। प्रिंटर आवाज देने लगा। मगर इसने तनवीर को पैसे क्यों दिए? या तो वो शुरू से इस खेल का हिस्सा होंगे या बाद में इन्हें कुछ खबर हो गई होगी और जुबान बंदी की रकम इनको दी गई होगी। मगर फैजी फिर क्या? पारस तुम्हारी असलियत जानती है। और यही आकर फैजी उलझ गया। और तनवीर भाई और पारस मिले हुए हैं तो वो जानती होंगी, और वो मिले हुए हैं मगर वो नहीं जानती। इसके अंदाज से नहीं लगता वो कंफ्यूज था। तनवीर साहब ने पारस को फिर क्यों नहीं बताया? यहाँ आकर आपा मैं उलझ जाता हूँ, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा कि तनवीर भाई की वफादारी किसके साथ है, मेरे या पारस, या वो हम दोनों से ही मुखलिस नहीं। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर सवेरा आपा ने जैसे सर पर हाथ मारा। याद करो फैजी, तनवीर साहब ने तुम्हें भाई जी के मरने के फौरन बाद बताया था कि इनके सर की पुष्ट पे एक नुकीली चीज से किए गए जख्म का निशान था। जी, और जब मैं इधर आया तो उन्होंने इस बात को टालना चाहा, मगर मेरे असरार पर उन्होंने इतराफ किया कि वो अभी इस बात पर कायम है। वो जैसे कुछ समझ रहा था। वो जख्म तनवीर साहब के अलावा अफजल बाबा ने भी देखा था। फैजी, अगर पारस ने तनवीर साहब को टिप किया है तो अफजल बाबा को भी किया होगा। एक तो यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा कि पारस की पार्टी कौन है, हमारी पार्टी कौन है। वो झिंझलाया। खैर, जब तक मैं अफजल बाबा से दोबारा बात करता हूँ, आप वो करें जो मैंने करने को कहा था, यानी तुम्हारे मंसूबे का दूसरा स्टेप। जी, अब वक्त आ गया है कि रिजवान हयात की बहन मरी आए और अपने भाई जी के कत्ल की FIR दर्ज करवाए। वो हल्का सा मुस्कुराया। वो अभी तक कामयाब जा रहा था। बेफिक्र रहो, मैं वीकेंड तक पहुंच जाऊंगी। फैजी ने फोन रखा और मुस्कुरा कर इन प्रिंट आउट्स को देखा। इसे लगा इसके दुश्मन अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। अफजल बाबा ने दरवाजा धीरे से खटखटाया और जरा सा खोला। पारस सिंगार मेज के सामने बैठी झुककर दराज में कुछ कर रही थी। आहट पर इसने सर उठाकर आईने में देखा, जिसका अक्स चौखट में खड़े अफजल बाबा को दिख रहा था। जी बाबा, मुड़े बगैर अक्स को देखते हुए कहते हुए दोनों हाथों से दाएं बाली का हुक खोलने लगी। कोई शुजा ताहिर साहब आए हैं, मैंने इन्हें लॉन में बिठाया है, आपका पूछ रहे हैं। बाली का कुंडा खोलते इसके हाथ रुके, बल्कि नीचे आ गिरे। वो स्टूल पर बैठे बैठे पूरी पलटी। क्या क्या फिरोजा बेगम घर पर नहीं है? वो इनके साथ ही बैठी हैं। अच्छा, मैं आ रही हूँ। वो धीरे से वापस आईने की तरफ मुड़ी। अक्स में अफसर बाबा पलट कर जाते दिखाई दिए। पारस ने फिर से बाली के कुंडे को छुआ। वो इसे उतारना चाह रही थी। वो इसे नहीं उतारना चाह रही थी। आईने में झांकती इसकी आंखों में एकदम इस्तराब और बेचैनी नजर आई। गुस्सा भी, बेबसी भी, इंतजार भी, मगर बेपरवाही भी। वो जिंदगी के इन लम्हों में से एक लम्हा था जब इंसान बेहद मुतजाद कैफियत का शिकार होता है। वो खुश भी होता है, नाखुश भी, परेशान भी और एक एक्साइटेड भी। वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा होता और अंदर कहीं और वो अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल ठीक ठीक समझ पा रहा होता है। उसने आईने में देखते हुए शौरी तौर पर अनमिट कहानियों की तलाश की, जैसे जादूगर बच्चों के अंगूठों पर जाफरान की रोशनाई लगाकर इन्हें जिन को बुलाने का हुक्म देते हैं। इसने भी बिना आवाज के आईने को हुक्म दिया कि वो कोई याद इसके सामने ले आए जो शुजा से मिलने से कबल इसको ढारस दे और इसके रवैये को रीशेप करने में मदद दे। और दाएं को बाएं और बाएं को दाएं दिखाने वाले आईने ने फौरन तामील की। इसकी शफाफ सतह पर बुलबुले से बनते गए, जैसे किसी ने पानी में पत्थर फेंका, और इनसे बनते दायरों में इन अनमिट कहानियां फिर से उभरने लगी। वो फोन का रिसीवर कान से लगाए खड़ी थी। 16-17 बरस की लड़की जिसके चेहरे पर हिजानो खौफ था। इसकी बालियां कानों में नहीं थी। निगाहें बार बार खिड़की से बाहर देखती है, कहीं कोई आ ना जाए। तुम मेरे हद का जवाब क्यों नहीं देती? वो दूसरी जानिब शिकवा कर रहा था। लड़की का जब्त जवाब देने लगा। जवाब तुम्हारे हद का
शुजा, पहले मेरी बात क्लियर कर लो। मैंने तुम्हें फोन तुम्हारे खतों का जवाब देने के लिए नहीं किया, बल्कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मगर तुमने मेरा हाल तक नहीं पूछा। पारस ने बेचैनी से खिड़की से बाहर देखा। बैरूनी बरामदा सुनसान था और दरवाजा अंदर से बंद। न जाने कब वो धड़धड़ाने लगा। शुजा, तुम क्यों मुझे हाथ लिखते हो? क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है। बाहर जाकर वो निडर हो गया था, या शायद बेबाक लड़की को माथे पर पसीना आने लगा। शुजा, प्लीज, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे हाथ मत लिखना, और तुम पर मुझे हाथ लिखने लग गए हो। मेरा दिल चाहता है तुमसे बात करने को। तुम्हें सिर्फ अपने दिल की परवाह है, मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। तुम्हारे हाथ मिलने के बाद चच्ची और तुम्हारी बहनें मुझे कैसी बातें सुनाती हैं। अम्मी और शकील मेरा क्या हाल करते हैं, तुम्हें कोई एहसास है? तुम लोगों की बातों की परवाह क्यों करती हो तुम? बस, मैं लंबी बात नहीं कर सकती, बस मेरी आखिरी बात सुन लो। आइंदा मुझे हाथ मत लिखना। किसी सूरत नहीं सुना तुमने, और इसने फोन रख दिया। दिल धड़ धड़ कर रहा था। पलटकर इसने घड़ी को देखा। 2-2.5 मिनट की कॉल की थी। बिल में क्या पता चलेगा कि कौन सा अम्मी बिल चेक करती थी। इसने खुद को मुतमईन करना चाहा। पानी की सतह पर बनते दायरे गायब होने लगे। पारस ने पानी बाली का कुंडा बंद कर दिया और उठ खड़ी हुई। बालियां उतारने की जरूरत नहीं थी। वो बालों में जरा सा हाथ देकर इनको संवारती बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। लॉन में मगरिब का अंधेरा फैला था। गहरी नीलाहट, दिन का सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग वक्त, जब खुशी से खुश इंसान पर भी कुनूतियत और उदासी छा जाती है। ऐसी उदासी जिसका तौर मुकम्मल रोशनी और मुकम्मल अंधेरा होने से कबल हो नहीं सकता। रोजा माई टांग पर टांग जमाए बैठी नहूद से मगर कुरेद कुरेद कर शुजा से सवाल कर रही थी। जो जीन्स और शर्ट में मलबूस मुहज्जब अंदाज में बैठा शाइस्तगी से जवाब दे रहा था। पारस को आते देकर एहतरामन उठा। रोजा माई ने भी इसकी सिमत देखा। देखो पारो, शुजा आया है। इतने साल बाद इसे हमारा ख्याल आ ही गया। पारस सलाम कहती कुर्सी पर आ बैठी। तमकीनत और वकार से कमर सीधी रखे, टांग पर टांग चढ़ाए। शुजा कह रहा है कि तुझसे होटल में मिला था, तूने तो नहीं बताया। रोजा माई के अंदाज पर वो जल्द शर्मिंदा हो गया। पारस ने नजर माँ पर डाली। मैं कब तुम्हें हर बात बताती हूँ, पहले कभी बताई है? अब शर्मिंदा होने की बारी फिरोजा माई की थी। कैसी हैं आप? वो कहने लगा। आंखों का वही धीमा नरम तासुर जो दिल पे गला दे। फाइन, थैंक्स। इसने संजीदगी से कहते सर को जम्बिश दी। क्या करते हो बरतानिया में? फिरोजा माई फिर से पूछने लगी। छोटा सा कारोबार है, अपने स्टोर्स की एक चेन, जो चंद एक शहरों में है। बड़ी तरक्की कर ली है तुमने, मगर तालीम मुकम्मल की है नहीं? जी साहब ने पढ़ाई भी मुकम्मल कर ली थी। वो मतानत से जवाब दे रहा था। तुम्हारी माँ और बहनें अब कहाँ होते हैं सब? 2 बहनों की शादी हो गई थी, 2 अभी अम्मी के साथ रहती है, वही लाहौर में। हाँ, हमसे कब मिलने आते तो हमें पता होता। पैसे की चक्काचौंध देखकर तुम्हारे घर वाले तो सब भूल गए थे। मोहल्ला क्या बदला, सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। मगर है, रोजा माई ने एक फातेहाना निगाह बंगले पर डाली। हमें भी सोने रब ने बहुत दौलत दे दी है। पारस का शोहर रिजवान साहब, इसके होटल्स का तो इलम होगा तुम्हें जी। इन्हें बखूबी इलम है। पारस जो खामोशी सुन रही थी, शुजा की आंखों में देखते हुए पहली दफा मुस्कुराकर बोली। शुजा ने नफी में सर झटका। इलम है मुझे, मैं पिछले साल आना चाहता था आपके पास, मगर तब मालूम हुआ कि पारस ने शादी कर ली है। सो मैं रुक गया। फिर रिजवान साहब के वफात का पता चला। पारस के चेहरे पर तकलीफ और अजियत उभरी। वो कह रहा था, मैंने सोचा वो इद्दत खत्म कर ले तो मैं मिल लूंगा, और अब इद्दत खत्म होने के बाद इस महीने से जैसे ही पारस ने सबसे मिलना शुरू किया, होटल जाने लगी, मैं भी चला आया। हाँ, इसी वक्त का इंतजार था मुझे। रिजवान की डेथ के 6 महीने मैंने घर से बाहर निकलना शुरू किया था। जानती थी बहुत से लोग मिलने चले आएंगे। वो फिर से मुस्कुराकर बोली, जैसे मुसलसल शुजा को जांच रही हो। इसके बहन भाई को तो आए ही नहीं। फिरोजा माई को बेमौका महल याद आया। आएंगे, जरूर आएंगे, 6 माह से इंतजार कर रही हूँ, वो सर के बल आएंगे अम्मी, वो धीरे से बोली। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अजीब सी मुस्कुराहट जो पारस का हासा नहीं थी। फिरोजा माई का फोन आ गया तो वो उठकर चली गई। पारस और शुजा तनहा थे, या फिर मगरिब का नीला अंधेरा। कैसे आदमी थे रिजवान साहब? वो अजरा तस्करा पूछने लगा। बहुत अच्छे। पारस की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। डेथ कैसे हुई इनकी? इसके चेहरे पर साया सा लहराया, आंखों में चुभन उतरी। वो सीढ़ियों से गिर गए थे। इसने अब की बार 2 हिस्सों में फिक्रा मुकम्मल किया। ये फिक्रा वो एक हिस्से में मुकम्मल कर ही नहीं सकती थी। आगे का क्या सोचा है तुमने? होटल संभालूंगी, रिजवान की याद करूंगी सारी उम्र बस। पारस ने खुद को कंपोज करते हुए बज़ाहिर बेपरवाही से शाने उछाए। क्या अब भी तुम्हारे अंदर तब्दीली की ख्वाहिश नहीं है? वो बहुत उदासी से देख रहा था। पुरानी बातें मत याद कराओ शुजा। मैंने अगर इन्हें याद किया तो तुम्हारी तरफ लंबा खाता खुलेगा। तुमने कहा था हाथ ना लिखो, मैंने नहीं लिखा। फिर कहा फोन ना करो, मैं तुम्हारी आवाज सुनने से भी महरूम रहा। मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी मुकद्दम रखी। मैंने कहा ना, पर पुरानी बातें मत याद करो और लंबा खाता खुलेगा, वरना तुम्हारी तरफ। कदरे सख्ती से आगे होकर इसने तंबी की। वो खामोश हो गया, मगर इसकी आंखों में दुख था। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ पारस। तुम्हें मेरा ख्याल तब क्यों आया जब मैं एक अमीर बेवा बन गई हूँ? 8 सालों में पहले कभी मेरी याद क्यों नहीं आई? इस वक्त
क्यों मुझसे मिलने आए हो? जब मैंने होटल संभालना शुरू किया, वो आगे होकर सख्ती से कह बोली। इसकी आंखों में तैश था, गुस्सा था और हर वो जज्बा था जिसे आग की लपेटें निकलती थी। मैं तुम्हारे पास कुछ बनकर आना चाहता था। मेरे पास इतना कुछ होना चाहिए था कि ताई मुझे इनकार ना कर पाए, मगर मुझे बहुत देर हो गई। जब तक मैं आया तुम्हारी जवान हया से शादी हो चुकी थी। अच्छा कवर स्टोरी है, मगर नहीं, मुझे यकीन नहीं आया। वो उठ खड़ी हुई, गर्दन सीधी रखे इसने सर्द शोला में डूबी निगाहों से कुर्सी पर बैठी शुजा को देखा। हमारे दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है। तुम जब आना चाहो आ जाओ, मिलना चाहो मिल लो, मगर मुझसे कोई उम्मीद ना रखना, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। शुजा साथ ही खड़ा हुआ। पारस जाने के लिए पलटी। तुम अब भी वही बालियां पहनती हो जो मैं लाया था तब। ये इसलिए ताकि ये तुम्हारे खुद पर खर्च करने वाली पहली कमाई थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अब किस लिए ही है, जबकि तुम्हारे पास खुद पर खर्च करने को करोड़ों रुपया है? पारस के कदम जंजीर हो गए, मगर वो मुड़ी नहीं, ना ही कुछ बोली। शुजा चलता हुआ ऐन इसके पीछे आ रुका। मैंने तुमसे झूठ बोला था, 100 रुपए की बाली को 50 की कहकर लाया था। ये वो पहला और आखिरी झूठ था जो मैंने तुमसे बोला, मगर ये ऐसा झूठ था जो एतबार घटाने नहीं बढ़ाने के लिए होता है। लेकिन तुम फिर भी मुझ पर एतबार नहीं करती। वो ये कहकर एक नजर इसके बालों की पुष्ट पर डालकर वापस पलट गया। पारस सुन खड़ी रह गई, सांस रोके बिल्कुल मुंजमद। फिर इसकी आंखों के कटोरे भरने लगे। क्या सफेद प्याले में सुर्खी और पानी उभरा और दो आंसू टूटकर गालों पर लुढ़के। इसने चेहरा मोड़ा। शुजा गेट से निकलता दिखाई दे रहा था। वो डबडबाई आंखों से इसे जाते देखती रही। पुरानी यादें मत दोहराओ, वरना तुम्हारी तरफ लंबा खाता खुलेगा। शुजा वो भीगी बात में खुद से बड़बड़ाई।